फ्रेंड्स, शुभ एकेडमी आपका स्वागत करता है। आज हम लोगों का इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट अपडेट कर चुका है और फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए उसे देखिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आप लोगों को आगे के अपडेट्स दे सकें और आपको वीडियो प्रोवाइड करा सके आपके चैप्टर वाइज, ठीक है। तो चलिए, आज का टॉपिक जो मेरा है वो है नेशनल इनकम के जो भी मेरे नॉर्मल से टर्म्स, यानी कह दो कि जो भी छोटे छोटे टर्म्स हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज का टॉपिक मेरा है सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप, यानी सिटीजनशिप क्या होती है और रेसिडेंटशिप क्या होती है। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोल रहा है कि सिटीजनशिप, फर्स्टली सिटीजनशिप क्या होता है। इट इज़ बेसिकली अ लीगल कॉन्सेप्ट इज़ बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ, पर्सन और सम लीगल प्रोविजंस। यानी जो मेरा सिटीजनशिप होता है वो क्या होता है, इट इज़ बेसिकली लीगल कॉन्सेप्ट। ये क्या एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है और सिटीजनशिप उसको मिलता है जो भैया प्लेस ऑफ बर्थ, यानी जहाँ वो जन्मा हुआ है वो वहाँ का सिटीजन बन सकता है, या किसी लीगल प्रोविजंस के थ्रू किसी भी कंट्री का वो सिटीजनशिप बन सकता है। समझ में आया? यानी अगर आपने किसी कंट्री में बर्थ लिया तो आप वहाँ के सिटीजन बने गए, ठीक है। अगर इन केस आप किसी और कंट्री में जाते हैं, बिजनेस करते हैं और आपको उस देश में रहना चाहते हैं, यानी उस देश के सिटीजनशिप को लेना चाहते हैं, तो आपको उसके कुछ लीगल प्रोविज़न को फॉलो करना पड़ेगा। अगर उस गवर्नमेंट ने आपको सिटीज़न मान लिया, यानी सिटीजनशिप आपको दे दिया, तो आप उस कंट्री के सिटीज़न कहलाएंगे। आई होप क्लियर होगा आपको सिटीजनशिप। नेक्स्ट मेरा पॉइंट क्या है, रेसिडेंटशिप। देखो, सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप बहुत अलग होता है, यानी दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये क्या होता है, देखो, रेसिडेंटशिप मीन्स कि अगर आप किसी भी जगह पर काम कर रहे हैं, यानी ये एक तरीके का इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है कि भैया आप काम कर रहे हैं बिजनेस में, तो आप क्या करिए, वहाँ पर ही अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करिए, यानी आप वहीं पर कमाइए, यानी आप वहीं अर्न करिए, वहीं पर कह दीजिए स्पेंड करिए, वहीं के टैक्स अथॉरिटी को पेमेंट भी करिए, तो आप क्या कहलाएंगे, वहाँ के रेसिडेंटशिप कहलाएंगे या रेसिडेंट कहलाएंगे, ठीक है। और किसी भी कंट्री का सिटीज़न, यानी किसी भी कंट्री का अगर वो सिटीज़न है तो वो किसी कंट्री में जाकर रहता है, यानी मान लो आप अगर इंडिया के सिटीज़न हो और आप जाकर अमेरिका रहते हो, 1 साल से अगर आपने ज़्यादा वहाँ पर वर्क कर लिया है तो आप वहाँ के रेसिडेंट बन सकते हो, अगर आप वहाँ पर अपनी इकोनॉमी एक्टिविटीज़ को करते हो, यानी आप वहाँ पर रहते भी हो, वहीं से अर्न करते हो और वहीं सारा कुछ एक्सपेंस करते हो, तो आप उस कंट्री के क्या कहलाएंगे, रेसिडेंट कहलाएंगे। क्लियर है? चलिए, अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। चलो, फैक्टर इनकम क्या होता है। फैक्टर इनकम रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। यानी फैक्टर इनकम क्या होता है, जब किसी भी फैक्टर्स, यानी जब भी हम किसी भी काम को, यानी किसी भी प्रोडक्शन को हम क्या करते हैं, अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। यानी किसी प्रोडक्शन को मैंने कराने में अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की, तो वो मेरा क्या कहलाता है, फैक्टर इनकम। सिंपल वर्ड में समझ जाओ कि भैया आप अगर किसी मेहनत के काम से आपने अर्निंग की है, यानी आपने कोई काम किया है किसी के लिए, ठीक है, जो कि लीगल हो, और उसके बदले अगर आपको पैसा मिलता है तो वो क्या कहलाती है, आपकी फैक्टर इनकम, ठीक। अब देखो, इसमें 2 टर्म्स होता है। पहली बात, इट इज़ रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। यानी जो भी चीज़ें तुमको फैक्टर सर्विसेज में मिल रही है वो इसके रिसोर्सेज से मिलने चाहिए। चाहे तो आपने किसी को अपना लैंड दिया हो, ठीक है, या आप किसी के लिए लेबर वर्क किए हैं, आपने कैपिटल लगाया, आप खुद एक बिजनेसमैन है, तो अगर आपने इन सारे चारों एक्टिविटीज़ से अगर आपने पैसा अर्न किया है तो वो आपका क्या कहलाएगा, फैक्टर इनकम। और फैक्टर इनकम जो होता है, फैक्टर इनकम जो होता है आपका, वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री के द्वारा अगर कमाया गया है, यानी अगर आप किसी कंट्री में काम कर रहे हैं, भले वहाँ के सिटीजन ना हो लेकिन आप वहाँ के रेसिडेंट्स हैं, अगर आपने अर्न किया इन सारी एक्टिविटीज़ से, तो वो उस देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। फिर से सुन लो, अगर आप किसी देश के सिटीजन ना हो भले, लेकिन आप अगर उस देश के रेसिडेंट हो, वहाँ पर अर्न करते हो, सारी इकोनॉमी एक्टिविटीज़ करते हो, तो अगर आपके द्वारा इन 4 एक्टिविटीज़, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस के थ्रू आपने जो भी प्रोडक्शन किया या आपने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की उस प्रोडक्शन में,
और उसके बदले आपको जो पेमेंट मिला है तो वो नेशनल इनकम उस देश की कहलाएगी। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल है आपका रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। आई होप आपको फैक्टर इनकम क्लियर होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफ़र इनकम। अब ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है? देखो, बोल रहे ट्रांसफ़र इनकम रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड विथआउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। यानी आपका जो ये इनकम है वो आपने किसी भी फैक्टर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराया, यानी आपने किसी के लिए भी कोई काम नहीं किया है, आप कुछ भी नहीं किए, बस आपको किसी तरीके से इनकम गेन हो गया, या कह दो कि आपको इनकम राइज हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल पहले क्या होता है, ये एक तरीके का वन साइडेड कॉन्सेप्ट है, यानी इस पर क्या होता है, एक बंदे को इफेक्ट पड़ता है। ठीक, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, और इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया था। इट डज़ नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और ये ना ही कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को या सर्विसेज को रिफ्लेक्ट करता है, यानी चेंज करता है। ठीक है, तो ये होता क्या है? देखो, जनरली ये क्या होता है कि आप जैसे क्या करते हो कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में, तो आप क्या करते हो, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, तो जो गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप का पेमेंट भेजती है वो तुम्हारा क्या होता है, ट्रांसफ़र इनकम, और उस इनकम को गवर्नमेंट नेशनल इनकम नहीं मानती। ठीक है, और ये क्या होता है, वन साइडेड होता है, क्योंकि आपने गवर्नमेंट के लिए कुछ वर्क नहीं किया, आपने एक फॉर्म फिलअप किया, उसके बदले गवर्नमेंट ने आपको कुछ पे अमाउंट किया, जिसको स्कॉलरशिप बोलती है गवर्नमेंट। ठीक, अब देखो ये क्या होता है, इट कैन बी रिसीव्ड आइदर विद द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री फ्रॉम एब्रॉड, यानी या तो आप अपने देश से भी उसको अर्न कर सकते हैं, या आपको किसी फॉरेन से कंट्री से आपको ट्रांसफ़र इनकम मिली हो। ट्रांसफ़र इनकम क्या क्या होता है, ओल्ड एज पेंशन हो सकता है, स्कॉलरशिप हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस हो सकता है, और पॉकेट मनी। ये सारी चीज़ें तुम्हारी क्या हो सकती है, ट्रांसफ़र इनकम। अब लोगों को लगेगा कि पॉकेट इनकम कैसे? देखो, पॉकेट इनकम या पॉकेट मनी, जो मान लो तुम अगर इंडिया के रहने वाले हो, ठीक है, और तुम अमेरिका में स्टडी कर रहे हो, और यहाँ से लोगों ने तुम्हें पैसा ट्रांसफ़र किया। ठीक है, यहाँ के मतलब आपके पेरेंट्स ने आपको पैसा ट्रांसफ़र किया फॉर द लिविंग के लिए, यानी आप वहाँ पर रह रहे हो तो कुछ अर्निंग आप भाई आपकी ज़रूरत होगी, तो उसके लिए आपको पैसा अगर ट्रांसफ़र कर रहा है तो भी वो क्या हो गया, एक तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ इनकम हो गया। तो आई होप सब क्लियर होगा, ट्रांसफ़र ऑफ इनकम आपको क्लियर हो चुका होगा, और आपका जो है फैक्टर इनकम। चलिए अब चलते आज हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो हमारा क्या है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट्स गुड्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनल गुड्स क्या होता है? देखो, फाइनल गुड्स रिफर्स दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर, जस्ट 1 मिनट। देखो, बोल रहा है फाइनल गुड्स रिफर्स दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, यानी फाइनल गुड्स क्या होता है, ऐसे गुड्स होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, यानी उसको या तो हम डायरेक्ट लाकर यूज करेंगे अपने लिए, या तो कहीं उसको इन्वेस्ट कर देंगे। इसका मतलब नहीं समझ में आया? समझो, जैसे मतलब तुम अगर अपने घर पर दूध लाते हो, ठीक है, फॉर मिल्क लाते हो अगर, तो क्या करते हो भाई, उससे तुम कोई चीज़ बनाते हो और उसको कंज्यूम कर लेते हो। ऐसा नहीं कि तुम घर पे दूध लाए और उसको सेल करते हो, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, तो वो मेरा क्या कहलाता है, फाइनल गुड्स। अब मान लो एक केस ये भी हो सकता है कि मान लो तुम अपने घर पर एक रेफ्रिजरेटर लाए, यानी फ्रिज लाए, और उससे तुमने क्या किया, कूलिंग कर कर वाटर आपने क्या किया, कंज्यूम किया, तो वो भी तुम्हारा क्या आएगा, फाइनल गुड्स में। यानी ऐसे गुड्स जिसको आप दोबारा उसमें कोई और एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, यानी उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यानी जैसा है उसी फॉर्म में आप यूज करते हो या इन्वेस्ट करते हो, तो वो तुम्हारा क्या आता है, फाइनल गुड्स के कॉन्सेप्ट में आता है। ठीक, नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। Intermediate goods refers to those goods which are used either for resale or for further production in the same year। यानी ऐसे गुड्स जिसको तुमने परचेस किया है फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल, यानी उसको दोबारा बेचने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, या उस प्रोडक्ट से आप किसी और चीज़ों का प्रोडक्शन कर सको, तो वो मेरा क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या था कि भैया ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं या इन्वेस्टमेंट कर दे सकते हैं, यानी उसमें कोई और प्रोसेस हम नहीं कर सकते। लेकिन इंटरमीडिएट्स गुड्स में क्या होता है कि हमने गुड्स को परचेस किया है फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल, यानी दोबारा बेचने के लिए भी हो सकता है, और क्या हो सकता है कि आप उस प्रोडक्ट से और कोई नए प्रोडक्ट्स बना सकते हो। ठीक, अब इंटरमीडिएट गुड्स में क्या क्या आते हैं, बोला इंटरमीडिएट गुड्स परचेज फॉर रीसेल, यानी अगर मैंने गुड्स को परचेस किया तो उसको हम रीसेल के लिए परचेस किया, यानी जैसे मान लो बोल रहा है कि डेयरी शॉप क्या करती है, दूध को खरीदती है, तो वो किस लिए खरीदती है, ताकि वो उसको पैकेट में पैक कर कर मार्केट में दोबारा रीसेल कर सके।
फिर क्या बोल रहा है, गुड्स यूज फॉर अदर प्रोडक्शन, गुड्स को मैंने यूज किया है फॉर अदर प्रोडक्शन के लिए, फॉर एग्जांपल मशीनरी। अगर तुम मशीनरी खरीदते हो, ठीक है, तो उससे क्या करते हो, जैसे मान लो तुमने क्लॉथ बनाने की मशीनरी खरीदी, तो उससे क्या करोगे, क्लॉथ बनाओगे। या मान लो तुमने मिल्क खरीदा है, अगर एक हलवाई मिल्क खरीदता है तो वो क्या करता है, उससे मिठाइयाँ बनाता है, तो वो उसके लिए क्या हो जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट समझने की बात यह है कि जो तुम्हारा फिनिश गुड्स हो सकता है वो किसी और के लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो सकता है। जैसे अगर तुम्हारे लिए दूध फिनिश गुड्स है भैया, तुमने लाया अपने घर पर कंजम्पशन करने के लिए, तुमने चाय बनाया पी लिया, लेकिन वही अगर हलवाई ख़रीदता है तो वो क्या करता है, उससे मिठाइयाँ बनाता है, उसको सेल करता है और प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि जो तुम्हारा फिनिश गुड्स है वो किसी और के लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो सकता है। आई होप कि आपको सारे टॉपिक समझ में आएंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके तो शेयर करिएगा। थैंक यू। Forget what they doing, keep on